नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और हमने अभी तक ये अंदाज़ा लगाया है कि बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है और अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट तो फिर आपके लिए किसी भी किस्म का सवाल जो है उसको कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं होगा। एक सवाल देखते हैं जनाब, गिवन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन 200 एंड वेरिएंस 100, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है वो लिख लूँगा 200 है और वेरिएंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस अभी उसने दिया हुआ है 100, मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए 10 की, राइट। तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ से वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लूँगा। देन द टू एक्स वैल्यूज कंटेनिंग द मिडल 75% ऑफ द एरिया आर, उसने कहा कि वो दो एक्स की वैल्यूज बताएं, यानी कि वो दो पॉइंट्स बताएं जिनके दरमियान में मिडल का 75% एरिया कवर होता है, राइट। ओके, फर्ज करें कि जनाब हमारे पास है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली बोर्ड पे ये शेप बनाना इजी होता है, लेकिन अभी इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर ये बनाना मेरे लिए इतना इजी नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़रा, ये जनाब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर में आपका मीन होता है जी, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 200 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैं नॉर्मली यहीं पे लिख देता हूँ। अब उसने कहा कि वो दो पॉइंट्स बताएं जिनके दरमियान में मिडल का 75% डाटा कवर होता है, यानी कि मीन से ऊपर और नीचे दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में टोटल का 75% एरिया कवर होता है। यानी कि इसका ये मतलब है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों के दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी है वो 75 का हाफ है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो टोटल 75 है। तो ये कितनी होगी, ये 37.5 ये होगी और 37.5 ये होगी, राइट। तो आपने ये दो एक्स पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, x1 कह देते हैं इसे, x2 कह देते हैं, राइट। तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं और आपने पॉइंट कैलकुलेट करना है। इससे पहले भी हम ये सवाल कर चुके हैं पिछली वीडियो में। स्टेप 1 यही होता है कि हम लोग पहले शेप ड्रॉ करते हैं और शेप के ऊपर देखना है कि हमने कैलकुलेट एक्चुअली क्या करना है। स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, हम लोग जी स्कोर कैलकुलेट करते होते थे। तो पॉइंट x1 का जो जी स्कोर का फार्मूला होगा वो होगा x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इसके जी स्कोर के इक्वल आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं पता इसलिए मैं इसका जी स्कोर नहीं निकाल सकता। इसी तरह से x2 की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी इसी तरह से x2 माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा होगा, ये भी मुझे नहीं पता ये क्या है। तो मैं बस इतना सा लिख के थर्ड स्टेप की तरफ मूव करता हूँ जो कि है जी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। मुझे पता है कि यहाँ से जो मेरे पास z स्कोर आएगा इसको मैं z1 कह सकता हूँ और यहाँ से जो मेरे पास z स्कोर आएगा इसे मैं z2 कह सकता हूँ। क्या ख्याल है, कह दें? ओके, अब क्योंकि हम लोग वर्क बैक कर रहे हैं तो पहले मैं सारा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। तीसरा स्टेप ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी मुझे दी हुई है 37.5, तो मैं से कह सकता हूँ कि दिस इज 37.5, ओके। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ z2 है ये भी कितनी है, 37.5%, राइट। अब काम ये करना होगा कि इस प्रोबेबिलिटी से मैं z निकालूंगा, z इन दोनों के रिस्पेक्टिव फॉर्मुलाज में पुट करके x निकाल लूंगा। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल उसी स्टेप से चलेंगे। पहले हम ऊपर से नीचे आते थे कैलकुलेशन करते हुए, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज को आपने गौर से देखना है, वो ये है कि जो पॉइंट मीन से नीचे वाली साइड पे होगा, लोअर साइड पे होगा, हमने नोट किया है कि उसका जो जी स्कोर होता है वो माइनस में आता है। लेकिन जब हम जी स्कोर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में जी स्कोर प्लस का हो या माइनस का हो उसकी सेम ही प्रोबेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे हमें एक काम करना है, वो ये है कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी से जी कैलकुलेट कर रहे होंगे और जी स्कोर जो है वो एक ऐसे पॉइंट का कैलकुलेट कर रहे हैं जो मीन से नीचे वाली साइड पे है, यानी कि x1 यानी कि z1, तो इसके साथ एक माइनस का साइन आपने अपने पास से लगाना है, राइट। एक माइनस का साइन आपने अपने पास से लगाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप जी स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं टेबल से और जो पॉइंट है जिसका जी स्कोर आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो मीन से नीचे है तो उसके जी स्कोर के साथ हमने एक माइनस का साइन लगाना है। अब सारी चीजें बिल्कुल सिंपल हैं। आपको 0.3750 चाहिए टेबल के अंदर से, तो आप टेबल में जाइए और टेबल में ढूंढे 0.3750, 3750 आ रहा है और 3770 आ रहा है। तो 3749 को हम लोग ले लेते हैं। इसकी जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये 1.1 आएगा और 1.1 से ऊपर जाएंगे तो 0.05, तो हम कह सकते हैं कि इट इज 1.15, राइट। ओके, तो इसका मतलब है कि 0.3750 के लिए जो हमारे पास जी स्कोर आ रहा है दैट इज 1.15, तो ये 1.15 नेगेटिव होगा और ये 1.15 पॉजिटिव होगा, राइट। यहाँ से वर्क बैक करते हैं। z1 जो है वो हमारे पास हमने इससे पीछे वाले स्टेप से कैलकुलेट किया है, वो आ रहा है -1.15 और इसमें जो x है वो हमने फाइंड करना है। मीन मुझे पता है क्या है, मीन है 200 का और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मुझे पता है 10 की है। तो यहाँ से अब अगले स्टेप में मैं इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। 10 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं और -200 उधर जाके प्लस कर देते हैं, तो ये बनेगा 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस का 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 200 इज इक्वल टू x। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 188.5, राइट। सिमिलरली हमने जो z2 कैलकुलेट किया था वो 1.15 था, तो अब मैं इस इक्वेशन में z2 1.15 रखूंगा। 1.15 इज इक्वल टू x माइनस 200 ओवर 10, तो यहाँ से जो मेरे पास जो x निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 200 इज इक्वल टू x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 211.5, राइट। तो हम लोगों ने पहले क्या करते होते थे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती थी तो हम पहले जी करते थे, जी से फिर पी कैलकुलेट कर लेते थे। अब उसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हमने एक्स कैलकुलेट करना है, तो पहले जी कैलकुलेट कर लिया, जी को इन फार्मूलाज में पुट किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया।
दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है और आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास जो x1 आया है वो आया है 188.5 और जो x2 आया है वो आया है 211.5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 188.5 से लेकर 211.5 तक। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। इन अ पॉपुलेशन व्हिच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45 एंड 8% ऑफ द आइटम्स आर ओवर 64। ओके, बड़ा मजे का सवाल है। इसने आपको 4 चीजें दी हैं लेकिन आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी है। उसने कहा है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें और इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि आपके पास सेंटर में मीन है जो आपको नहीं पता, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं पता, लेकिन उसने ये कहा है कि 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45 है इस लाइन पे कहीं पे, उससे नीचे 31% है। तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता है कि जो मीन पॉइंट होता है इससे नीचे कितना होता है जी बिल्कुल ठीक है 50%, और 45 जो है इससे नीचे 31% है विच इज लेस देन 50%। तो इसका मतलब ये है कि जो 45 है ये मीन से नीचे कहीं पे होगा, ये कुछ यहाँ पे होगा, इससे नीचे वाला जो एरिया है ये कुछ यहाँ पे होगा इस जगह पे, राइट। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि उसने जो हमें पहली इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि अगर 45 हो हमारे पास पॉइंट तो इससे नीचे वाला एरिया जो है वो 31% होता है, राइट। दिस इज द इन्फॉर्मेशन। हमें कैसे पता चला कि ये पॉइंट जो है ये मीन से नीचे वाली साइड पे है? वो इस तरह से कि जनाब क्योंकि इससे नीचे वाला एरिया 31%, अगर इससे नीचे वाला एरिया कहता है जी 50% तो मुझे पता चलता है कि वो इसी पॉइंट की बात कर रहा है, और इस पॉइंट से नीचे वाला एरिया 50% को और उसमें कुछ और समथिंग ऐड करके आता है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन उसने पहली दी। दूसरी इन्फॉर्मेशन उसने ये दी कि जनाब 8% आर ओवर 64। तो 64 से ऊपर जो वैल्यूज है वो 8% है, मीन से ऊपर 50% होता है, इसलिए जो 64 है वो किसी ऐसी जगह पे होगा जो मीन के बाद आ रही है, यानी कि कुछ यहाँ पे 64 होगा। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर वाले एरिया के बारे में इसने कहा है कि 8% वैल्यूज हैं इससे ऊपर, राइट। तो इस तरह से उसने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, उन दोनों पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज भी दे दी है, लेकिन आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया। तो हम यहाँ से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वर्क बैक कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए। ये था जी जनाब आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था? हम लोग जी स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ 45 को कि ये पॉइंट है मेरा x1 और ये पॉइंट है मेरा x2। तो जी स्कोर सबसे पहले मैं x1 का कैलकुलेट करूंगा। तो x1 का जो जी स्कोर बनेगा वो बनेगा x1 माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन मुझे सिर्फ x1 के बारे में पता है कि ये है जी 45, ना मुझे z का पता, ना मुझे म्यू का पता, ना स्टैंडर्ड डेविएशन का पता। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास मैं सिर्फ वही लिख लेता हूँ कि जी 45 है और बाकी कुछ भी नहीं लिखता। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 x2 के लिए जो z होगा उसका फॉर्मूला होगा जी x2 माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन इस पॉइंट के लिए। तो मुझे इसमें भी कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि जी 64 है जी हमारा पॉइंट। अच्छा, स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते होते हैं। अगर मुझे ये जी पता होता तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता, लेकिन अभी मुझे जी नहीं पता है, ना जी1 का पता है ना जी.2 का पता है, तो मैं इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालता। अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है वो ये है कि 8% वैल्यूज, या चलें पहले इस वाले की बात करते हैं कि इस वाले पॉइंट की बात करते हैं कि 31% 45 से नीचे है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट से लेकर मीन तक की क्या प्रोबेबिलिटी है तो हम कहेंगे कि ये है जी 19%, राइट। तो ये जो इस पॉइंट का जी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही होगी? 19%। सिमिलरली उसने कहा कि जी 64 से ऊपर 8% है, तो 64 से लेकर मीन के दरमियान में कितना होगा भला? जी बिल्कुल ठीक है 42%। तो ये है जी 42%। यहाँ पे मैं अब टेबल से जी कैलकुलेट करूंगा, लेकिन टेबल से जी कैलकुलेट करने से पहले मैंने सिर्फ ये देखना है कि अगर एक पॉइंट मीन से नीचे है तो उसके जी के साथ मुझे अपने पास से एक माइनस का साइन लगाना है। ये चीज आपने नहीं बोलनी। जब हम टेबल से वर्क बैक कर रहे होंगे जी, तो हमने ये लाजमी तौर पर देखना है कि वो जो पॉइंट है जिसका जी कैलकुलेट कर रहे हैं वो मीन से नीचे तो नहीं। अगर वो मीन से नीचे है तो जी के साथ एक माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहले 19% है यानी कि 0.1900 चाहिए, तो मेरे पास 0.1900 2 पॉइंट है, ये है जी 1879 और ये है 1915। तो ये पॉइंट जो है ये 21 दूर है मेरे आंसर से, 21 पॉइंट दूर है, और ये 15 पॉइंट दूर है मेरे आंसर से। तो मैं इस पॉइंट को अज्यूम कर लूंगा जो ज्यादा करीब है मेरे रिक्वायर्ड आंसर के। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 0.50 बनेगी। तो जनाब अगर 19% की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे 0.50 और वो माइनस का होगा क्योंकि नीचे वाली साइड पर। इसी तरह से 42% यानी कि 0.4200, तो 0.4200 जो है वो मेरे पास ये पॉइंट आएगा 4200। ये 4200 से 7 पॉइंट ऊपर है, ये नंबर 4200 से 8 पॉइंट नीचे है, तो जो ज्यादा नजदीक है वो ये वाला नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1.41 मेरा आंसर आ जाएगा इसका, राइट। ओके, यहां से अब जो मेरे जी स्कोर आए हैं वो मैं इन रिस्पेक्टिव फॉर्मुलाज में पुट कर सकता हूँ कि इस पहले पॉइंट का जो जी स्कोर है वो है जी -0.50 और इसका जो जी स्कोर है ये 1.41 है, और ना ही मुझे मीन का पता है ना ही मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि दिस इज माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी तरह से ये भी माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, जिन 2 इक्वेशंस में 2 अननोन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। क्या ख्याल है? तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और मैं इन दोनों के दरमियान से अननोन वेरिएबल फाइंड कर लूंगा। अब जनाब यहाँ पे मैं स्ट्रेट अवे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इस स्टैंडर्ड डेविएशन को उधर ले जाते हैं और 0.5 को इधर ले आते हैं, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 45 माइनस मीन ओवर -0.50, राइट। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन को भी उधर ले जाएं तो मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि 64 माइनस मीन ओवर 1.41, लेकिन ये किसका होगा? पॉजिटिव होगा। हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम कहेंगे कि द सॉल्यूशन इज 45 माइनस मीन ओवर -0.50 इज इक्वल टू 64 माइनस मीन ओवर 1.41। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम कि 1.41 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस मीन इज इक्वल टू -0.50 इंटू 64 माइनस मीन। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मीन आएगा दैट विल बी इक्वल टू
तो मीन जनाब आपका निकल रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50। अच्छा, मीन 50 निकला है। अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में मीन पुट करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हो। फर्ज करें कि मैं इस पहली इक्वेशन में ही मीन जो है वो 50 पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन किस तरह से होगी? तो जनाब हमारे पास अगर एक इक्वेशन है मीन इज इक्वल टू 45, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 45 माइनस मीन 50 आया हुआ है और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस 0.5, तो ये बनेगा -5 ओवर माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी वो आएगी 10। मीन हमारा 50 निकला और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 निकली। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीन 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जनाब। बहुत ईजी सब सवाल हैं। अब हम लोग तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सब कुछ कर चुके हैं। अब हम सिर्फ उनकी प्रैक्टिस देख रहे हैं। सवाल है, ए सेक्शन ऑफ टनल इज लिट बाय 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब। एक सेक्शन ऑफ टनल में 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं, ओके, व्हिच आर केप्ट बर्निंग डे एंड नाइट। द मैन्युफैक्चरर सेज दैट द लाइफ ऑफ द बल्ब आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसने कहा कि जो बल्ब की लाइफ है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द मीन ऑफ 820 आवर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 90 आवर्स। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसने मुझे प्रोवाइड कर दी है। मीन के बारे में कहा है कि मीन है जनाब 820 आवर्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन is equal to 90 hours. How many electric bulbs will expected to fail before 1000 hours? यानी कि कितने इलेक्ट्रिक बल्ब 1000 आवर से पहले फेल हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने किया था कि 300 में से कितने लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 2000 में से कितने लोग फेल हो जाएंगे, 2000 में से कितने बल्ब जो है वो फेल हो जाएंगे, यानी कि वो खराब हो जाएंगे। तो इसका ही मतलब है कि सबसे पहले तो मैंने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये बल्ब जो है वो 1000 आवर से पहले खराब हो जाएगा। फिर उस प्रोबेबिलिटी को मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे मेरे पास वो नंबर ऑफ बल्ब आ जाएंगे 2000 में से जो खराब हो जाते हैं 1000 घंटों से पहले। राइट, हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x इज लेस देन 1000 की। अब ये चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। आपने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनानी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सेज कि जनाब सेंटर में मीन होता है और मीन है 820 का, स्टैंडर्ड डेविएशन 90 की है और आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x लेस देन 1000 की, यानी कि आपके पास 1820 से ऊपर कहीं यहाँ पे आ रहा होगा और इससे नीचे वाले तमाम एरिया की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है आपने। राइट, आपने इस तमाम एरिया की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ से आप इसका जी स्कोर निकालोगे तो इसका जो जी स्कोर बनेगा वो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। जब लोग जी स्कोर कैलकुलेट करें, जी इज इक्वल टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। x है जी 1000, मीन है 820 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 90। ओके, इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा जी स्कोर का वो है 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.0 z इज इक्वल टू 2.0 कितनी होती है जनाब? ये होती है 0.4772। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतने एरिया की जो प्रोबेबिलिटी है जिसको अभी मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ वो है 0.4772 और हमें सिर्फ इतने की नहीं बल्कि इससे नीचे वाले भी तमाम एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए। और मुझे पता है कि ये जो एरिया मैंने ग्रीन किया है यानी कि मीन से नीचे वाला तमाम एरिया इसकी प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो जो स्टेप नंबर 3 होता था वही होता था, जो स्टेप नंबर 4 है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1000 इज इक्वल टू 0.500 प्लस 0.4772। तो 9772 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब विल फेल बिफोर 1000 आवर्स। ओके, 97% प्रोबेबिलिटी है, 97.72% प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब जो है वो 1000 घंटों से पहले फेल हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल बल्ब जो है वो 2000 है। तो अगर मैं 2000 को मल्टीप्लाई कर दूँ 97.72% से तो मेरे पास आएगा जनाब 1954। तो 1954 बल्ब्स विल फेल बिफोर 1000। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। अपने लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा ही मजे का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कैलकुलेशन तो वही वाली हैं सारी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है समझने वाला वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि बायर ऑफ द लॉग कहते हैं लकड़ी को, लॉग्स कहते हैं लकड़ी जो कटी हुई होती है जिसको आप फर्नीचर में या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम ए वुड कंपनी मस्ट डिटरमिन वेदर टू बाय ए पीस ऑफ लैंड कंटेनिंग 500 पाइन ट्रीज। अच्छा जी, ये जो लकड़ी का व्यापार करते हैं इन लोगों का ये रूल होता है कि ये क्या करते हैं कि ये एक ज़मीन का एरिया खरीद लेते हैं और उस ज़मीन के एरिया के अंदर जितने दरख्त होते हैं एक्चुअली वो परचेज कर रहे होते हैं। और इनका रूल ये होता है, इनका टाइम पीरियड होता है कि जनाब आपने 2 या 3 महीनों में इस एरिया से तमाम दरख्त काटने हैं, इसके बाद हम जो इसका मालिक होता है वो उस ज़मीन को वापस ले लेते हैं इनसे। तो एक्चुअली उसने एक ऐसी पीस ऑफ लैंड परचेज करना है जिसमें 500 पाइन ट्रीज हैं, यानी कि एक्चुअली वो 5000 दरख्त खरीद रहा है। ओके, और उसने कहा कि इफ 1000 ऑफ द ट्रीज आर एटलीस्ट 40 फीट टॉल, अगर उन 5000 में से सिर्फ 1000 ट्रीज 40 फीट से बड़ी होंगी, अगर उनकी हाइट 40 फीट से ज्यादा होगी, द बायर विल परचेज द लैंड। ओके, उसने कहा कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इस लैंड को परचेज करूँ या ना करूँ। तो उसने रूल ये रखा कि 5000 में से सिर्फ अगर 1000 जो ट्रीज हैं वो 40 फीट से बड़ी होंगी तो मैं इसको परचेज कर लूंगा, अदरवाइज ही विल नॉट। द owner of the land reports that the distribution of the height of the tree is normal and has a mean of 30 feet and has a standard deviation of 4 feet। उसने कहा कि जो 5000 पाइन ट्रीज है, ये जो टोटल पॉपुलेशन हमारी 5000 की है, इसमें एवरेज 30 फीट हाइट है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 4 फीट की है। राइट, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मीन है वो 30 फीट है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितनी है, वो 4 फीट है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन व्हाट शुड द बायर डिसाइड, परचेज कर ले या लैंड परचेज ना करे, या दो ऑप्शन दिए हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम है या इसमें से कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। खैर, सवाल यह है कि क्या बायर को ये लैंड परचेज करनी चाहिए या नहीं परचेज करनी चाहिए। तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे। हम लोग उतनी % पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे जिनकी हाइट 40 फीट से ज्यादा है। तो अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाए किसी भी एक दरख्त की हाइट 40 फीट से ज्यादा होने की, तो मैं उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वो नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगी जिनकी हाइट 40 फीट से ज्यादा है। और अगर वो 1000 से ज्यादा हुआ मेरा आंसर, तो
मैं क्या करूंगा, मैं ये लैंड परचेज कर लूंगा। तो एक्चुअली मैंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 40 से ज्यादा हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, 40 या 40 से ज्यादा हाइट आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है। तो मैं इसके लिए जो रूल यूज करूंगा वो ये है कि सबसे पहले हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ड्रॉ करेंगे, जिसके सेंटर में मीन होता है। मीन है जी 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन है जी 4। हमें चाहिए कि 40 जो कि 30 से ऊपर कहीं पे फॉल कर रहा होगा, इस 40 से जो ऊपर वाला एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्ट्रेट अवे दिस वाज आवर स्टेप नंबर 1, दिस इज आवर स्टेप नंबर 2 कि हम जी कैलकुलेट करेंगे। और जी क्या है जी, होता है जी x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। x है जी 40, मीन है जी 30, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 की है, तो 10/4 यानी कि 2.5, राइट। स्टेप नंबर 3 है कि हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है व्हेन z इज इक्वल टू 2.5। तो हमारे पास टेबल में जाएंगे 2.50 0.4938 आ रहा है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे 0.4938 लिख देंगे। अब 0.4938 प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, तो हमें तो इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है x ग्रेटर देन 40 वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि 0.5 में से माइनस कर देंगे 0.4938, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0062 यानी कि 0.62%। अब ये प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक दरख्त की कि उसकी हाइट 40 फीट से ज़्यादा हो जाए। तो हमारे पास अगर 5000 दरख्त हैं, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट मोर देन 40 फीट से, तो मेरे पास वो नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगी जिनकी हाइट 40 फीट से ज्यादा होनी चाहिए। तो जनाब टोटल 31 ट्रीज ऐसी हैं, हमने प्रोबेबिलिटी के फंक्शंस को यूज करते हुए ये अंदाजा लगाया कि 31 ट्रीज ऐसी हैं जिनकी हाइट 40 फीट से ज्यादा होनी चाहिए, और बायर ऑफ द लॉग को चाहिए कि कम से कम 100 ट्रीज ऐसी होनी चाहिए जिनकी हाइट 40 फीट से ज्यादा हो, तो वो परचेज करेगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को देखते जरा मुझे बताएं कि क्या फिर ये जो बायर है इसको ये लैंड परचेज कर लेनी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक है, नहीं करनी चाहिए। डू नॉट परचेज द लैंड। क्यों? क्योंकि 40 फीट से ज्यादा सिर्फ 31 ट्रीज निकली हैं, जबकि उसको 100 ट्रीज चाहिए थी। तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रेट क्वेश्चन कैलकुलेट करना सीख लिया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब हम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आखिर में डिस्कस कर रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कोई लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज। इसके बाद दूसरे नंबर पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आती हैं, तीसरे नंबर पे हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आती हैं, और चौथे नंबर पे पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आती हैं, जिनमें से एग्जामिनर पूछ सकता है। लेकिन एग्जामिनर के लिए जो सबसे ज्यादा समझ लें कि जो स्वीट एरिया है जिससे वो एक नंबर के बड़े अच्छे सवाल बना सकता है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।